साल था 1162 1162। मंगोलिया के मैदानों में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था तेमुजिन दुनिया थी। कबीलों की लड़ाई और मुश्किलों से भरी उसके पिता येसुगेई एक रिस्पेक्टेड चीफ्टन थे, लेकिन उनका कबीला हमेशा दूसरे क्लैन से लड़ता रहता था। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी से भरी थी। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को एक राइवल ट्राइब ने जहर दे दिया। इससे छोटा तेमुजिन और उसका परिवार अकेला और बेसहारा हो गया। उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया गया और उन्हें हार्श एनवायरनमेंट में खुद के लिए जीना पड़ा। एक आउटकास्ट की जिंदगी बहुत ब्रूटल थी। तेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करते रहे। वो छोटे जानवरों का शिकार करते, खाने लायक प्लांट्स ढूंढते और स्टेप की कड़ाके की ठंड और भीषण गर्मी सहते। इन मुश्किल समय में तेमुजिन ने ज़रूरी सर्वाइवल स्किल्स सीखे और लीडरशिप की समझ पैदा की। उसे एहसास हुआ कि ताकत एकता में है और उसने दूसरे आउटकास्ट और छोटे ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया। चालाकी, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के मेल से तेमुजिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मंगोल पॉलिटिक्स की ट्रेचरस दुनिया में अपना रास्ता बनाया, अपने दुश्मनों को हराया और अपने एलाइज को इनाम दिया। वो समझता था कि सर्वाइव करने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर बेस बनाने की ज़रूरत है। यही शुरुआत थी उसके सफ़र की, एक यंग आउटकास्ट से माइटी जेंगिस खान बनने तक की। साल था 1162 1162। मंगोलिया के मैदानों में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था तेमुजिन दुनिया थी। कबीलों की लड़ाई और मुश्किलों से भरी उसके पिता येसुगेई एक रिस्पेक्टेड चीफ्टन थे, लेकिन उनका कबीला हमेशा दूसरे क्लैन से लड़ता रहता था। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी से भरी थी। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को एक राइवल ट्राइब ने जहर दे दिया। इससे छोटा तेमुजिन और उसका परिवार अकेला और बेसहारा हो गया। उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया गया और उन्हें हार्श एनवायरनमेंट में खुद के लिए जीना पड़ा। एक आउटकास्ट की जिंदगी बहुत ब्रूटल थी। तेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करते रहे। वो छोटे जानवरों का शिकार करते, खाने लायक प्लांट्स ढूंढते और स्टेप की कड़ाके की ठंड और भीषण गर्मी सहते। इन मुश्किल समय में तेमुजिन ने ज़रूरी सर्वाइवल स्किल्स सीखे और लीडरशिप की समझ पैदा की। उसे एहसास हुआ कि ताकत एकता में है और उसने दूसरे आउटकास्ट और छोटे ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया। चालाकी, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के मेल से तेमुजिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मंगोल पॉलिटिक्स की ट्रेचरस दुनिया में अपना रास्ता बनाया, अपने दुश्मनों को हराया और अपने एलाइज को इनाम दिया। वो समझता था कि सर्वाइव करने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर बेस बनाने की ज़रूरत है। यही शुरुआत थी उसके सफ़र की, एक यंग आउटकास्ट से माइटी जेंगिस खान बनने तक की। 20 साल की उम्र तक तेमुजिन ने एक फियर्स वॉरियर और श्रूड स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में रेप्यूटेशन कमा ली थी। उसने स्कैटर्ड मंगोल ट्राइब्स को अपने बैनर तले यूनाइट करना शुरू कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मंगोल ट्राइब्स अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बदलते अलायंसेस के लिए जाने जाते थे। हालांकि तेमुजिन में कैरिज्मा, विजन और रूथलेसनेस का यूनिक ब्लेंड था। उसने छोटे ट्राइब्स को प्रोटेक्शन ऑफर की जिन्होंने उसकी लॉयल्टी प्लेज की। उसने उन लोगों को रूथलेसली क्रश कर दिया जिन्होंने उसके रूल का विरोध किया। वो समझता था कि एक डिवाइडेड मंगोलिया हमेशा एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल रहेगा। 1206 में कुरुल्ताई नाम की एक ग्रैंड असेंबली में तेमुजिन को सभी मंगोल्स का कान चुना गया। उसे जेंगिस खान का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब है ओशियानिक रूलर या यूनिवर्सल रूलर। ये मंगोल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार नोमैडिक ट्राइब्स एक सिंगल लीडर के नीचे यूनाइटेड हुए थे। जेंगिस खान का विजन मंगोलिया के स्टेप्स से बहुत आगे तक फैला हुआ था। वो एक वास्ट एम्पायर बनाने का सपना देखता था, जो पैसिफिक ओशन से कैस्पियन सी तक फैला हो। मंगोल ट्राइब्स उसके पीछे यूनाइटेड होने के साथ वो फाइनली अपने एम्बिशन को पूरा करने की पोजीशन में था। जेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोल आर्मी एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी। ये स्पीड, डिसिप्लिन और अडेप्टेबिलिटी पर बनी थी। ट्रेडिशनल आर्मीज के विपरीत, जो हैवी इन्फेंट्री पर रिलाई करती थीं, मंगोल्स प्राइमरीली माउंटेड आर्चर्स थे। इससे उन्हें बैटलफील्ड पर अनमैच्ड मोबिलिटी मिलती थी। मंगोल वॉरियर्स को छोटी उम्र से ही घोड़ों की सवारी करने और डेडली एक्यूरेसी से तीर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो हॉर्न, वुड और सिन्यू की लेयर्स से बने कंपोजिट बोज से लैस थे, जो उन्हें इनक्रेडिबल फोर्स और रेंज के साथ तीर चलाने की अनुमति देते थे। जेंगिस खान स्ट्रैटेजी और लॉजिस्टिक्स का मास्टर था। वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिसेप्शन की इंपॉर्टेंस को समझता था। अटैक लॉन्च करने से पहले
मंगोल स्काउट्स एनिमी टेरिटोरी में घुसपैठ करते थे, उनके डिफेंसेस और ट्रूप मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। मंगोल सीज वॉरफेयर के भी मास्टर्स थे। उन्होंने कॉन्कर्ड कल्चर्स से नई टेक्नोलॉजीज जैसे गन पाउडर और कैटापल्ट्स अडॉप्ट की। इससे उन्हें सबसे हेविली फोर्टिफाइड सिटीज के डिफेंसेस को भी ब्रीच करने की अनुमति मिली। उनकी मिलिट्री प्रोवेस जेंगिस खान की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के साथ मिलकर मंगोल आर्मी को वर्चुअली अनस्टॉपेबल बना देती थी। जेंगिस खान के सबसे फेमस कैंपेन्स में से एक ख्वारज़मियन साम्राज्य की विजय थी, जो एक पावरफुल एम्पायर था जो आज के ईरान से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। संघर्ष 1219 में शुरू हुआ, जब ख्वारज़मियन शाह अला अद-दीन मोहम्मद द्वितीय ने एक मंगोल ट्रेड कैरावान को एग्जीक्यूट कर दिया। जेंगिस खान ने इसे एक ग्रेव इंसल्ट और युद्ध की घोषणा के रूप में देखा। उसने मंगोल आर्मी की पूरी ताकत ख्वारज़मियन साम्राज्य पर अनलीश कर दी। मंगोल्स अपनी सुपीरियर कैवलरी और टैक्टिक्स के साथ पूरे एम्पायर में छा गए, एक के बाद एक सिटी पर कब्जा करते गए। ख्वारज़मियन की राजधानी समरकंद की मंगोल सीज उनकी मिलिट्री प्रोवेस का प्रमाण थी। मंगोल्स ने सिटी के डिफेंसेस को तोड़ने के लिए सीज इंजन्स, टनल्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के कॉम्बिनेशन का यूज किया। 5 दिन की सीज के बाद समरकंद मंगोल्स के हाथों में आ गया। ख्वारज़मियन साम्राज्य की विजय ने मंगोल आर्मी की ब्रूटल इफेक्टिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। इसने मंगोल एम्पायर के एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन को भी मार्क किया, इसकी पहुंच सेंट्रल एशिया में डीप एक्सटेंड करते हुए। भाग 5, चंगेज खान के आखिरी अभियान और मृत्यु। ख्वारज़मियन साम्राज्य के पतन के बाद चंगेज खान ने अपना ध्यान पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिमी चीन के शीजिया साम्राज्य की ओर मोड़ा। शीजिया लंबे समय से मंगोलों का दुश्मन था और अक्सर उनके इलाकों पर हमला करता रहता था। 1226 में चंगेज खान ने शीजिया के खिलाफ एक आखिरी अभियान में अपनी सेना का नेतृत्व किया। हमेशा की तरह मंगोल एक दुर्जय सेना साबित हुए। उन्होंने शीजिया की राजधानी यिनचुआन को घेर लिया और एक लंबी घेराबंदी के बाद शहर गिर गया। इसी अभियान के दौरान चंगेज खान बीमार पड़ गए और 1227 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन माना जाता है कि यह प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उनकी मृत्यु के बावजूद उनका साम्राज्य उनके उत्तराधिकारियों के अधीन विस्तार करता रहा। चंगेज खान की मृत्यु मंगोलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी। हालांकि उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके उत्तराधिकारी विजय की उनकी विरासत को जारी रखेंगे, पूरे एशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार करेंगे। भाग 6, चंगेज खान की विरासत। चंगेज खान सिर्फ एक विजेता से कहीं बढ़कर थे। वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और उन्हें एक शक्तिशाली ताकत में ढाला जो एक सदी से भी अधिक समय तक एशिया के अधिकांश हिस्से पर हावी रही। वह युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह एक व्यावहारिक व्यक्ति भी थे जो वफादारी और योग्यता को महत्व देते थे। उन्होंने यास्ता नामक एक कानूनी संहिता लागू की जिसने धार्मिक सहिष्णुता और योग्यता को बढ़ावा दिया। उनके शासन में मंगोलों ने एक विशाल व्यापार नेटवर्क स्थापित किया जिसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। इसने पूरे यूरेशिया में वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को सुगम बनाया। चंगेज खान की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक परिवर्तनकारी नेता थे जिन्होंने एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। उनका साम्राज्य हालांकि विजय पर बनाया गया था, लेकिन पैक्स मंगोलिका के रूप में जाना जाने वाला सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि को बढ़ावा दिया। इस युग में मंगोल क्षेत्रों के विशाल विस्तार में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक गतिविधियों का विकास हुआ। भाग 7, ओगोदेई खान के अधीन मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके तीसरे बेटे ओगोदेई को 1229 में महान खान के रूप में चुना गया था। ओगोदेई ने चीन, फारस और रूस में विशाल नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ओगोदेई के शासन में मंगोल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंच गया। उसने उत्तरी चीन पर मंगोल नियंत्रण को मजबूत किया और जिन राजवंश को कुचल दिया। ओगोदेई ने यूरोप पर आक्रमण को भी अधिकृत किया। यूरोप में मंगोलों के विस्तार के गंभीर परिणाम हुए। ओगोदेई का शासनकाल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने मंगोल डाक प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया।
भाग 8। मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक प्रभाव। मंगोल साम्राज्य क्रूरता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद यूरेशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। मंगोल आम तौर पर उन लोगों के धर्मों और रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णु थे जिन्हें उन्होंने जीता था। यह सहिष्णुता उनके व्यापक व्यापार नेटवर्क के साथ मिलकर विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक शैलियों के जीवंत आदान प्रदान का कारण बनी। मंगोल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभावों में से एक चीन से पश्चिम तक बारूद तकनीक का प्रसार था। मंगोलों ने चीनियों से बारूद के हथियार अपनाए और अपनी विजय में उनका बड़े प्रभाव से उपयोग किया। बारूद प्रौद्योगिकी के इस प्रसार ने अंततः यूरोप और उसके बाहर युद्ध में क्रांति ला दी। मंगोलों ने सिल्क रोड के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन में सिल्क रोड ने एक पुनरुत्थान का अनुभव किया, पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पूरे यूरेशिया के व्यापारी, यात्री और राजनयिक नए विचारों और नवाचारों को लेकर मंगोल दरबार में आते थे। भाग 9। मंगोल साम्राज्य का पतन। मंगोल साम्राज्य अपने विशाल आकार और शक्ति के बावजूद विखंडन और पतन की ताकतों से अछूता नहीं था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक कभी शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही भार तले टूटने लगा। कई कारकों ने मंगोल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। आंतरिक कलह और उत्तराधिकार विवादों ने महान खान के केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, एक ही केंद्र से इतने विशाल और विविध क्षेत्र पर शासन करना कठिन होता गया। आर्थिक समस्याओं ने भी साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। सैन्य अभियानों पर अधिक खर्च, मुद्रास्फीति और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के साथ मंगोल अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जैसे ही मंगोल साम्राज्य खंडित हुआ, क्षेत्रीय खानते उभरे, प्रत्येक सत्ता और स्वतंत्रता के लिए होड़ कर रहा था। 14वीं शताब्दी में चीन में मिंग राजवंश का उदय मंगोल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। झू युआनझांग के नेतृत्व में मिंग सम्राटों ने मंगोलों को चीन से बाहर खदेड़ दिया, युआन राजवंश को समाप्त कर दिया और देशी चीनी शासन को बहाल कर दिया। 14वीं शताब्दी के अंत तक मंगोल साम्राज्य बड़े पैमाने पर विघटित हो गया था, विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए।